हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी कि भूगोल। तो जियोग्राफी के 6 सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उस पेपर का नाम है भारत का भूगोल यानी कि जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इस पेपर में टोटल 8 यूनिट दी गई है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 को। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर पेपर इस चीज़ का प्रीवियस ईयर पेपर जो था उसके विषय में देखा, साथ ही साथ इसका सिलेबस जो है इसको देखा। इसमें टोटल 8 यूनिट दी गई है जिसको एक एक वीडियो में हमने कंप्लीट अध्ययन किया। एक यानी कि यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 यूनिट को एक एक वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। और इसी तरीके से हमने सेकंड पेपर जो है जियोग्राफी का जो 6 सेमेस्टर का जो जियोग्राफी है उसका सेकंड पेपर है, उस पेपर का भी हमने सिलेबस अध्ययन कर लिया है और उसका प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने अध्ययन कर लिया और इसमें भी टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और 8 यूनिट को एक एक वीडियो में हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। आप जैसे ही ओपन करेंगे उस प्लेलिस्ट को तो ऊपर की ओर देखेंगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई हैं बहुत ही व्यवस्थित क्रम में आपको यूनिट बाय यूनिट देखने को मिल जाएगी। और आप स्क्रॉल करते हुए जब नीचे जाएंगे तो सेकंड पेपर से संबंधित हमने जितनी भी अब तक वीडियोस बनाई है वहां पर आपको सेकंड पेपर से संबंधित वीडियोस भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको जो भी वो वहां से वीडियोस देखने को मन करे आप वो वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 को। ठीक है, यूनिट 6 को पढ़ेंगे। यूनिट 6 में क्या पढ़ना है उसके विषय में देखें तो यूनिट 6 में हमें जनसंख्या के विषय में पढ़ना है, पॉपुलेशन के विषय में पढ़ना है, ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में पढ़ना है एंड इसके डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है, वो कई सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें और इसके विषय में हम देखेंगे, कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो मुख्य टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, जनसंख्या के विषय में पढ़ेंगे, जनसंख्या की वृद्धि इसके विषय में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन जो जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, वितरण के विषय में देखेंगे कहाँ पर कितनी जनसंख्या, घनत्व के विषय में पढ़ेंगे, जनसांख्यिकी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसके विषय में पढ़ेंगे, लिंग अनुपात इसके विषय में पढ़ेंगे, आयु संरचना कैसी है, साक्षरता दर क्या है, कार्यबल निर्भरता अनुपात जो है इसके विषय में पढ़ेंगे, दीर्घायु जो होता है इसके विषय में पढ़ेंगे, प्रवास यानी इसके विषय में देखेंगे, प्रवास इमिग्रेशन जो होता है इसमें 3 तरह के अंतर क्षेत्रीय होता है, अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इस तरीके से इनके विषय में कंप्लीट अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित समस्याएं क्या क्या उत्पन्न होती हैं प्रवास से संबंधित इसके विषय में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जनसंख्या समस्याएं क्या है, जनसंख्या वृद्धि कमी से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए नीतियां कौन कौन सी बनाई गई हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे स्वास्थ्य संकेतक। इसके सब यानी कि ये सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो भी टॉपिक है सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को इस वीडियो में एक वीडियो में ही कंप्लीट डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो अपने एग्जाम में निश्चित तौर पर अपने यानी कि इस यूनिट से जो भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का इजीली आंसर दे पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना यह है कि सबसे पहले हम जनसंख्या के विषय में पढ़ेंगे, जनसंख्या की वृद्धि, वितरण और घनत्व के विषय में, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। देखिए, जनसंख्या के विषय में पढ़ें तो जनसंख्या भूगोल जो है, भूगोल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसके 3 मुख्य घटकों को समझना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व। ठीक है, इनके विषय में पढ़ना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला चीज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है इसके विषय में पढ़ते हैं। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग जो होते हैं उनकी संख्या में होने वाली वृद्धि से है। एक तरीके से जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य इसे निरपेक्ष संख्या या प्रतिशत के रूप में निरूपित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो एक तरीके से मान लीजिए कोई क्षेत्र है तो उसमें जो जनसंख्या है कुछ वर्षों के बाद, निश्चित अवधि के बाद, 2 साल 3 4 साल बाद जो उसमें वृद्धि होती है वो जनसंख्या वृद्धि होती है। तो उनको नंबर्स में या परसेंटेज में हम शो कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के 3 मुख्य कारकों पर निर्भर करते हैं। जो जनसंख्या वृद्धि इतनी होती है हर साल, तो उसके मुख्य कुछ कारण हैं, जो मुख्य कारक हैं उनके विषय में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जन्म दर। जन्म दर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ रेट या प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक तरीके से एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या है। उच्च जन्म दर जनसंख्या वृद्धि में योगदान करती है। जब अगर पता चला कि 1000 व्यक्तियों में ज्यादातर लोग जीवित ही रहे तो उच्च जन्म दर होगी, तो यानी कि एक तरीके से वहां पर जनसंख्या वृद्धि में वो योगदान देगा जन्म दर। मृत्यु दर, इसमें हम देखें तो अगर यदि 1000 व्यक्ति यानी प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या बहुत ही कम है तो एक तरीके से यहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। और यदि जनसंख्या मृत्यु दर अधिक है तो फिर जनसंख्या वृद्धि में कमी आती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रवास, माइग्रेशन जो होता है। माइग्रेशन के विषय में देखते हैं तो माइग्रेशन यानी कि यह लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना होता है। यहाँ पर देखिए, प्रवास जो होता है एक क्षेत्र से लोग क्या करते हैं दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो यही तो प्रवास है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। और अप्रवास जो होता है दूसरे क्षेत्र से, यानी कि जिस क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र से आकर इस क्षेत्र में बसते हैं तो यहाँ की जनसंख्या को बढ़ाता है, तो ये अप्रवास कहलाता है। जबकि उत्प्रवास जो है अपने ही क्षेत्र से बाहर जाना, जनसंख्या को कम करना, एक तरीके से यानी कि उत्प्रवास कहलाता है। इनकी जिस स्थान से हमने गया वहाँ की जनसंख्या को कम कर दिया, क्योंकि यहाँ से गया तो यहाँ के लिए वो उत्प्रवास हमने किया। आगे हम देखते हैं जनसंख्या की प्रकृति। प्राकृतिक वृद्धि जो होती है, प्राकृतिक वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर होता है। पुनः देखते हैं इसके विषय में, जनसंख्या जो है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर होता है। ठीक है, यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो प्राकृतिक वृद्धि धनात्मक हो जाएगी, यानी कि जन्म दर ज्यादा रेट है तो एक तरीके से वहां पर जनसंख्या वृद्धि होगी और जनसंख्या बढ़ेगी। यदि अगर इसमें देखें मुख्यतः कि मृत्यु दर जो है जन्म दर से अधिक है, जन्म दर से भी अधिक हो जाए मृत्यु दर, यानी कि जितने जन्म ले रहे हैं उससे ज्यादा मृत्यु हो जा रही है, तो एक तरीके से प्राकृतिक वृद्धि ऋणात्मक होगी कि नहीं, और जिस कारण से जनसंख्या घटेगी, यही चीज है। और प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर छोटे क्षेत्रों या
देशों के लिए, ठीक है, यानी कि उस देश से चले ही जा रहे हैं तो वहाँ पर जनसंख्या कमी हो जाएगी। इस तरीके से आगे हम देखते हैं विश्व स्तर पर जनसंख्या वृद्धि की दर में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आया है और 20वीं शताब्दी में तीव्र जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। लेकिन हाल के दशकों में वैश्विक जन्म दर जो होता है ना, बर्थ रेट जो होता है, उसमें कमी के कारण वृद्धि की दर धीमी हो गई है। फिर भी विश्व की जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है। आगे हम देखते हैं भारत की बात करें अगर, तो इसके यानी कि इसमें जो इसकी जनसंख्या है विश्व में दूसरे स्थान पर है और लगातार बढ़ रही है। हालांकि वृद्धि की दर है वो पहले से एक तरीके से पहले की तुलना में कमी आई है और 2023 में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 0.81% है, 0.81% थी 2023 में। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत में यानी कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण वगैरह, जो जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण हैं उसके विषय में हमने देखा। आगे हम देखते हैं जनसंख्या वितरण के विषय में देखते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में हम देखते हैं कि जनसंख्या किसे वितरित होती है। तो जनसंख्या वितरण से तात्पर्य किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के फैलाव के रूप में एक तरीके से स्वरूप में है। जनसंख्या वितरण से तात्पर्य किसी कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में लोगों के फैलाव के स्वरूप से है, यानी कि दूर दूर है तो वो जनसंख्या वितरण हुआ कि नहीं। यह दर्शाता है कि लोग भौगोलिक रूप से कैसे व्यवस्थित है, कोई कहाँ पर व्यवस्थित है, कोई दूर दूर, तो जिसकी जो स्थिति है वो हिसाब से रहता है। क्या वे समान रूप से एक तरीके से फैले हुए हैं या कुछ क्षेत्रों में अधिक है, घने बसे हुए हैं और कुछ जगह पे कम बसे हैं जबकि अन्य जगह में विरल हैं। तो ये सारी चीजें तो उसको एक तरीके से जनसंख्या वितरण वो के अंतर्गत आता है। जनसंख्या का वितरण कई कारकों से प्रभावित होता है, वो हम कारक को अब देखते हैं। जैसे कि भौगोलिक कारक भी होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक कारक में कौन कौन से कारक आते हैं। जैसे कि स्थलाकृति इसके विषय में देखते हैं। टोपोग्राफी जो है यानी कि समतल भूमि जो होती है, समतल भूमि है जहां पर, और जलोढ़ मैदानों में जनसंख्या घनत्व तो अधिक होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये कृषि, परिवहन और बुनियादी ढांचों के लिए विकास के लिए अनुकूल होते हैं ये ऐसे क्षेत्र। जबकि पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या विरल होती है क्योंकि वहां एक तरीके से जीवन यापन करना थोड़ा कठिन होता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर भौगोलिक कारक में स्थलाकृति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दूसरी चीज जलवायु भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जहां तापमान और वर्षा जीवन और कृषि के लिए उपयुक्त है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है वहां पर। और जो अत्यधिक ठंडे या फिर अत्यधिक गर्म या शुष्क वाले जो जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर जनसंख्या विरल होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जलवायु भी एक तरीके से प्रभावित करती है सघनता को, विरलता को। आगे हम देखते हैं जल उपलब्धता जो होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो इसके विषय में देखते हैं नदियां जो होती हैं, नदी, झील, तालाब, ये सब चीजें। तो नदी, झीलें और पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र जनसंख्या के आकर्षण के केंद्र होते हैं क्योंकि जल जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। अगर जहां ऐसी जगह है जहां पर जल की बहुत ही दिक्कतें हैं तो वहां पर क्यों रहेगा, क्यों व्यक्ति रहेंगे? इससे अच्छा उस स्थान पर रहेगा ना व्यक्ति जहां पर पानी की सुविधाएं हैं, तो वहां पर जनसंख्या वृद्धि होगी और इस तरीके से तो वहां पर सघन में होगा। जहां पर ये सारी समस्याएं हैं वहां पर विरल रहेंगे, यानी कि कुछ ही लोग बसेंगे जिनकी कुछ कारणवश। आगे हम देखते हैं मृदा की उर्वरता, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉइल फर्टिलिटी जो होती है इसके विषय में देखते हैं। तो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र जो होते हैं, क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, इसीलिए अधिक जनसंख्या का समर्थन करते हैं। यानी कि यहाँ पर लोग आएंगे तो कृषि वगैरह करेंगे और अपने जीवन यापन करेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर लोग बसते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। आगे हम देखते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जहाँ पर होते हैं वहां पर भी जनसंख्या अधिक होती है। तो इन संसाधनों की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों के कारण जनसंख्या घनत्व तो अधिक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा हमने, क्या देखा कि जनसंख्या वितरण जो होता है किस तरीके से होता है, कहाँ पर कौन से, यानी कि कई सारे जो कारक थे भौगोलिक कारक में हमने देखा, स्थलाकृति, जलवायु हो गया, जल उपलब्धता, मृदा उर्वरता, खनिज और ऊर्जा संसाधन। अब हम देखते हैं आर्थिक कारक भी कई सारे हैं, जैसे कि रोजगार के अवसर। तो वहां पर रोजगार मिल रहा हो तब कोई लोग चले जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं इसके विषय में, आर्थिक विकास, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हो रहा तो वहां पर ऐसा एक क्षेत्र जहां पर विकसित क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन स्तर जो एक तरीके से होता है जो अधिक लोगों को आकर्षित करता है। तो यानी कि व्यक्ति क्यों नहीं वहां चलेगा, जहां पर अच्छी शिक्षा सुविधाएं हैं तो वहीं पर लोग रहेंगे। तो एक तरीके से ये भी एक प्रभावित करता है वितरण को। आगे देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी है। सामाजिक संरचना, समाज में किस तरह के लोग रहे हैं, अपराध कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। सांस्कृतिक महत्व, किसी के मंदिर या फिर कई सारी सांस्कृतिक जो प्रभाव होते हैं वो भी कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। राजनीतिक कारक, सरकारी नीतियां जो होती हैं, किस तरीके के कौन से क्षेत्र में नीतियां लागू होती हैं तो उसके वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। और राजनीतिक स्थिरता होती है, जहां पर एक तरीके से शांति, सुख शांति हो तो वहां पर भी लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करने के लिए वहां पर जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा विश्व स्तर पर जनसंख्या का वितरण बहुत यानी कि असमान है। कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम जनसंख्या है तो बहुत ही आसमान है। एशिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, जबकि कुछ क्षेत्र जैसे कि पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और यूरोप अत्यधिक घने बसे हुए हैं। जबकि अन्य कई सारे ऐसे देश हैं जैसे कि आर्कटिक क्षेत्र, रेगिस्तान और ऊंचे पहाड़ और विरल आबादी वाले क्षेत्र ये हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम देखते हैं भारत में कि भारत में भी जनसंख्या का वितरण असमान है। गंगा के मैदानी के तटों पर तटीय क्षेत्र और औद्योगिक केंद्र उच्च जनसंख्या घनत्व वाले हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र और घने वन
विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं। तो जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है या फिर घने वन है, तो वहाँ पर आबादी कम है, जबकि गंगा नदी तट के किनारे तटीय मैदान जो क्षेत्र है, औद्योगिक केंद्र जो है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही अधिक है। तो इस तरीके से हमने देखा भारत में जनसंख्या का वितरण और वितरण किस तरीके से जनसंख्या का, इसके विषय में देखा कौन कौन से कारक हैं मुख्य, उसके विषय में देखा। आगे हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व, इसके विषय में देखते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। तो जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या का माप है, संख्या की का माप है। इसे आमतौर पर प्रति व्यक्ति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति कितना है, 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितने व्यक्ति हैं, या फिर प्रति वर्ग मील में व्यक्ति कितने यानी कि व्यक्त किया जाता है। इस रूपों में आमतौर पर इसको मापा जा सकता है जनसंख्या घनत्व को। जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में जनसंख्या के जमाव या विरलता को समझाने में मदद करता है कि किस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है या कम है। ये जनसंख्या घनत्व बहुत अच्छी तरीके से हमें समझने में मदद करता है। जनसंख्या घनत्व की गणना निम्न सूत्रों के द्वारा हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर जनसंख्या घनत्व हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या, यानी कि उस क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या और उस कुल क्षेत्र यानी कि जो क्षेत्र है उसका कुल क्षेत्रफल, उसको हम डिवाइड कर देंगे। एक तरीके से हमारा जनसंख्या घनत्व ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो कुल जनसंख्या जो है, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं जो विश्लेषण के उद्देश्य पर निर्भर होते हैं। जैसे कि अंकगणित घनत्व होता है, तो इसमें आंकिक रूप में एक तरीके से देखा जा सकता है कि जनसंख्या को कुल भौगोलिक क्षेत्र से विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। ये सारी चीजें। शारीरिक घनत्व लोग यानी कि इसमें है, यह कुल जनसंख्या को एक तरीके से कुल कृषि योग्य जो भूमि है, एक तरीके से योग्य भूमि क्षेत्र से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। यह दर्शाता है कि कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का कितना दबाव है। आगे देखते हैं कृषि घनत्व, यह कुल क्षेत्र यानी कि कुल कृषि जनसंख्या को कुल कृषि योग्य भूमि क्षेत्र से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। यह कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझने में मदद करता है। फाइनली हम देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या घनत्व में बहुत भिन्नता है। एक तरीके से बांग्लादेश हो गया, ताइवान हो गया, नीदरलैंड जैसे देशों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, रूस हो गए जैसे देशों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, क्योंकि इनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। ठीक है, और शहरों की दृष्टि देखा जाए तो शहर और राज्य और छोटे द्वीप जो होते हैं राष्ट्र अक्सर उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल होते हैं। आगे हम देखते हैं भारत में। देखें तो भारत जो है विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों में से एक है। 2025 में भारत का जनसंख्या घनत्व 492 प्रति वर्ग किलोमीटर अनुमानित है। यानी कि ये जो 2025 में अनुमानित लगाया गया है, 492 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। देश के भीतर भी जनसंख्या घनत्व में भारी अंतर है। दिल्ली हो गए, मुंबई, कोलकाता, ये महानगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों, जो कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्रों में बहुत कम घनत्व होता है। तो इस तरीके से देखा तो जनसंख्या वृद्धि। अब हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि कंक्लूजन देखते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व जो है आपस में एक जुड़े हुए हैं, और किसी भी क्षेत्र को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थितियों को समझने के लिए ये जो यानी कि वृद्धि यानी कि ये जो जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व को एक महत्वपूर्ण कारक हैं, इनको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जनसंख्या के रुझानों का विश्लेषण करके हम संसाधनों के प्रबंधन, शहरी नियोजन, विकास नीतियों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित चुनौतियों और अवसरों को बेहतर आकलन कर सकते हैं, अवसरों का एक तरीके से बेहतर आकलन कर सकते हैं और उनका कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं जनसांख्यिकीय विशेषताएं क्या क्या हैं, जैसे कि लिंगानुपात, आयु संरचना क्या है, साक्षरता दर क्या है, कार्यबल क्या है, निर्भरता अनुपात, दीर्घायु, ये सारी चीजें को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जनसांख्यिकीय विशेषताएं क्या क्या हैं इसके विषय में देखते हैं। जनसांख्यिकीय विशेषताएं जो हैं जनसंख्या की संरचना और विशेषताओं को दर्शाती है। क्या जनसांख्यिकीय विशेषताएं जो हैं वो जनसंख्या की संरचना जो होती है और विशेषताओं को दर्शाती है, जो किसी भी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और विकास संबंधी पहलुओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र, जैसे कि हम एक बार पुनः देख लेते हैं इसको। तो इसमें हम देखते हैं जनसांख्यिकीय विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जनसांख्यिकीय विशेषताओं में देखिए जनसंख्या की संरचना और विशेषताओं को दर्शाती है, जो किसी भी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और विकास संबंधी पहलुओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ प्रमुख जनसांख्यिकीय विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि लिंग अनुपात के विषय में पढ़ते हैं, सेक्स रेशियो के विषय में पढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं लिंग अनुपात जो होता है, यानी प्रति 1000 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो लिंग अनुपात कहलाता है। यह जनसंख्या संरचना का एक महत्वपूर्ण पहलू है और सामाजिक समानता, महिलाओं की स्थिति और प्रजनन क्षमता जैसे कारकों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे टॉपिक्स। ठीक है, उच्च लिंग अनुपात, इसके विषय में देखते हैं। ये जो टॉपिक, ये पॉइंट है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर अधिक महिलाओं की संख्या, ये जो अगर ऐसा आता है कि इंगित करता है, यह आमतौर पर महिलाओं की बेहतर सामाजिक और आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच और लिंग चयनात्मक गर्भपात या कन्या भ्रूण हत्या की कम घटनाओं वाले समाजों में देखा जाता है। एक तरीके से जहां पर महिलाओं की जनसंख्या अधिक है पुरुषों की अपेक्षा, वहां पर हम ऐसा नहीं देखेंगे कि कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, ऐसा नहीं हो, उसमें कमी होगी। और एक तरीके से यहाँ पर महिलाओं के लिए बेहतर सामाजिक, आर्थिक और स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच होगी। तो ये सारी चीजें आगे हम देखते हैं। इसी में
कि अगर यदि लिंग जो निम्न लिंग अनुपात है वो निम्न हो जाए, कमी हो जाए, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो कम हो तो यह एक तरीके से लिंग भेदभाव, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, स्वास्थ्य सेवाओं और सेवाओं तक सीमित पहुंच और लिंग चयनात्मक प्रथाओं के कारण हो सकता है। ये सबके कारण से ये सारी चीजें हो सकती हैं, महिलाओं की संख्या कमी के कारण यानी कम होती है। तो एक तरीके से ये हमें बताता है कि अगर जनसंख्या कम हो रही है महिलाओं की प्रति 1000 व्यक्तियों पर तो ये सारी दिक्कतें हो रही होंगी कहीं ना कहीं। आगे हम देखते हैं भारत में लिंग अनुपात ऐतिहासिक रूप से पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें सुधार देखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात देखा जाए तो जो 943 महिलाओं पर जो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ये इसमें लिंग अनुपात 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार था। और विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न अनुपातों में भिन्नता पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा लिंग अनुपात के विषय में, सेक्स रेशियो के विषय में देखा। आगे हम देखते हैं दूसरा जो है पॉइंट है जनसांख्यिकीय विशेषताओं में से हम देखते हैं कारकों में से आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर के विषय में देखते हैं। आयु संरचना विभिन्न आयु समूहों के में लोगों के वितरण को दर्शाता है। इसमें देखते हैं आयु संरचना जो है विभिन्न आयु समूहों में लोगों के वितरण को दर्शाता है। इसे आमतौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जैसे युवा जनसंख्या, तो युवा जनसंख्या क्या है? 0 से 14 वर्षों तक के बच्चों को हम युवा जनसंख्या के अंतर्गत रखते हैं। यह समूह भविष्य की कार्यबल और जनसंख्या वृद्धि की संभावना को दर्शाती है, यानी कि भविष्य में आने वाले भविष्य में यह कार्यबल और जनसंख्या की वृद्धि की संभावना को दर्शाता है। उच्च युवा जनसंख्या वाले देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और रोजगार के अवसरों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक तरीके से इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उच्च युवा जनसंख्या वाले देशों में इस पर ध्यान देने की बहुत ही जरूरी है। आगे हम देखते हैं वयस्क जनसंख्या क्या है? 15 से 64 वर्षों के मध्य जो है वयस्क जनसंख्या होता है। यह कार्यबल का गठन करता है, यानी कि इसमें कार्यबल का गठन करता है और देश की आर्थिक उत्पादकता जो होती है यही लोग करते हैं, इन्हीं का योगदान होता है, तो उत्पादकता में योगदान देता है। इस समूह का आकार देश के आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे जो एक तरीके से ये इस एज के लोग हैं कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से यही लोग मदद करते हैं भारत यानी कि जो भी देश है उसके आर्थिक विकास में। आगे देखते हैं वृद्धि जनसंख्या, इसमें 65 वर्ष और उससे अधिक वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं, इस समूह का बढ़ता समूह एक तरीके से स्वास्थ्य, देखभाल और पेंशन और सामाजिक सेवाओं पर दबाव डाल सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम लोग अगर इस एज से ज्यादा जीवित हैं तो एक तरीके से जो सेवाएं सुविधाएं हैं उन्हीं पर ज्यादा खर्चे होने लगेंगे, तो बाकी के लोग कहां से कराएंगे, तो ये यानी कि दबाव डाल सकता है। विकसित देशों में वृद्धि जनसंख्या का अनुपात आमतौर पर अधिक होता है। वृद्ध जनसंख्या, जो वृद्ध लोग हैं उनकी जनसंख्या का अनुपात आमतौर पर अधिक होता है। आगे देखते हैं आयु संरचना जो होती है, आयु संरचना को जनसंख्या पिरामिड के माध्यमों से ग्राफिक रूप से दर्शाया जा सकता है, जो प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुष और महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड देशों की जनसांख्यिकी गतिशीलता और भविष्य के रुझानों को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो इन सभी की मदद से जो भी हम पढ़ रहे हैं जनसांख्यिकी एक तरीके से विशेषताएं जो हैं उनके विषय में अगर हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने देखा सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात के विषय में पढ़ा और आयु संरचना के विषय में पढ़ते हैं, तो इस सबसे हमें पता चलता है कि उस देश की स्थिति कैसी है, क्या है। आगे हम देखते हैं भारत की आयु संरचना में युवा जनसंख्या का एक बहुत बड़ा अनुपात है, यानी कि इसमें देखते हैं भारत की आयु संरचना जो है उसमें युवा जनसंख्या जो होती है एक बड़ा अनुपात है, जो इसे एक संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करता है, बशर्ते कि युवाओं को उचित शिक्षा, कौशल, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है, तो एक तरीके से उनको इनकी ये सारी चीजें सुविधाएं प्रदान करना जरूरी है। अवसर हो, उनके पास शिक्षा और कौशल हो, कुछ काम करने के लिए अवसर प्रदान हो, रोजगार के अवसर प्रदान करें, तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं अगला जो है साक्षरता दर, इसके विषय में हम देखते हैं लिटरेसी रेट जो है साक्षरता दर के विषय में देखते हैं। तो साक्षरता दर एक निश्चित आयु वर्ग आमतौर पर 7 वर्ष अगर समझें तो 7 वर्ष या उससे अधिक के 7 वर्ष और या फिर उस 7 वर्ष और उससे अधिक वर्षों के लोग जो होते हैं उन लोगों का जो परसेंटेज होता है वो एक तरीके से जो कि वे पढ़ लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, ये क्या है, साक्षरता दर होती है। तो साक्षरता दर एक निश्चित आयु वर्ग जो कि आमतौर पर 7 वर्ष या उससे अधिक के उन लोगों का प्रतिशत है जो पढ़ या लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। यह सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण विकास है और संकेतक है, जिससे कि ये पता चलता है कि समाज में किस तरीके से लोग शिक्षित हैं, कितने शिक्षित हैं, महिलाओं को किस तरीके से शिक्षित किया गया, आदि ये सारी चीजें। और शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, रोजगार के अवसर और नागरिकों के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स। इसमें देखते हैं उच्च साक्षरता दर हमें क्या बताती है। उच्च साक्षरता दर बेहतर शैक्षिक अवसरों और सामाजिक विकास को इंगित करता है, जबकि निम्न साक्षरता दर अगर कहीं पर है तो ये बताता है कि शैक्षिक अवसरों की कमी है वहां पर और विकास में बाधाओं को दर्शाता है। आगे हम देखते हैं भारत में, अब हम देखते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत में साक्षरता दर कैसी है। तो भारत में साक्षरता दर में स्वतंत्रता के बाद से काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना एक चुनौती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर है वो 74.46% है, 74.4604% है। कितना? 74.404% है उस समय थी, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर, जिसमें एक तरीके से अगर सेपरेट देखें यानी कि महिलाओं और पुरुषों की जो साक्षरता दर थी, जिसमें कि पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी और महिलाओं की जो साक्षरता दर 65.46% थी। और इसमें और विभिन्न राज्यों में अगर देखा जाए साक्षरता दर में महत्वपूर्ण अंतर थे। तो इस तरीके से हमने साक्षरता दर के विषय में भी देखा।
ये कहीं ना कहीं जनसांख्यिकी की विशेषताओं में से एक है, कारक है। आगे हम देखते हैं कार्यबल, वर्क फोर्स जो होते हैं, तो उसके विषय में देखते हैं। कार्यबल में वे सभी लोग शामिल हैं जो कार्यरत हैं या फिर रोजगार की तलाश में हैं। इसमें वयस्क जनसंख्या का वह भाग शामिल है जो आर्थिक रूप से सक्रिय है। कार्यबल का आकार और संरचना देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कार्यबल वे सभी लोग, कार्यबल के अंतर्गत वे सभी लोग शामिल हैं जो कार्यरत हैं या फिर रोजगार की तलाश में हैं। इससे वयस्क जनसंख्या का, इसमें वयस्क जनसंख्या का भाग शामिल है जो कि आर्थिक रूप से कार्यबल का आकार, संरचना देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं उच्च कार्यबल भागीदारी दर। ये हमें क्या बताता है? तो ये हमें किस चीज को इंगित करता है? अगर कहीं पर उच्च कार्यबल भागीदारी दर देखी जा रही तो वहां पर एक तरीके से अर्थव्यवस्था में अधिक लोगों की सक्रिय भागीदारी को इंगित करता है जो आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक है। जबकि निम्न कार्यबल भागीदार अगर कहीं पर देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में कम लोगों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है, जो कि जो श्रम की कमी और आर्थिक विकास को धीमा कर सकती है। तो इस तरीके से आगे हम देखते हैं कंक्लूजन इसका। कार्यबल भागीदारी दर लिंग, जो एक तरीके से कार्यबल जो है भागीदारी दर लिंग, आयु, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। और भारत में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में काफी कम है, यानी कि महिलाओं की भागीदारी काफी कम है कार्यबल में। आगे हम देखते हैं निर्भरता अनुपात, यानी कि निर्भरता अनुपात के विषय में देखते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो के विषय में देखते हैं। तो ये क्या है, इसके विषय में देखते हैं। तो निर्भरता अनुपात आश्रित जनसंख्या जो होती है ना, आश्रित जनसंख्या यानी कि जैसे कि 0 यानी कि 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों, यानी 0 से 14 वर्ष के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित ही तो होते हैं ना। तो यानी 65 वर्ष से अधिक आयु वाले की संख्या और कार्यशील आयु जनसंख्या यानी कि 15 से 65 वर्ष के व्यक्ति जो होते हैं वही तो कार्यशील होते हैं, काम को करते हैं, की संख्या के बीच के अनुपात हैं। और यह कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित जनसंख्या के आर्थिक बोझ का माप है एक तरीके से, कि कितना बोझ पड़ता है, कितनी जनसंख्या एक तरीके से ऐसी है जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है एक तरीके से 15 से 64 वर्षों के व्यक्तियों पर। आगे हम देखते हैं उच्च निर्भरता अनुपात। अगर कहीं पर उच्च निर्भरता अनुपात देखने को मिलती है, इसका तात्पर्य यही है कि कार्यशील जनसंख्या पर, जो कार्यशील जनसंख्या यानी कि 15 से 65 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उन पर अधिक आर्थिक दबाव को इंगित करता है, क्योंकि उच्च निर्भरता अनुपात है, यानी कि ज्यादातर लोग निर्भर हैं उन पर। तो यह है क्योंकि उन्हें युवा और वृद्ध आबादी का समर्थन करना होता है। आगे हम देखते हैं इसमें अगर कहीं पर निम्न निर्भरता अनुपात देखने को मिलती है तो इसका मतलब यह है कि कार्यशील जनसंख्या पर कम आर्थिक दबाव को दर्शाती है, और ये चीज है। आगे हम देखते हैं इसमें भारत में युवा निर्भरता जो है अनुपात अभी भी अधिक है, लेकिन वृद्ध निर्भरता अनुपात धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जीवन प्रत्याशा में सुधार हो रहा है ना। युवा निर्भरता तो अधिक है एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर वृद्ध जो निर्भरता है वो कम है, बट धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, काफी ज्यादा जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है। तो एक तरीके से वृद्ध लोगों की जीवन जो है शैली है वो ज्यादा जीवित रह रहे हैं, तो एक तरीके से निर्भरता यहाँ पर भी का अनुपात बढ़ता जा रहा है। आगे हम देखते हैं दीर्घायु, इसके विषय में देखते हैं, लॉन्गिविटी के विषय में देखते हैं। तो दीर्घ आयु यानी कि जो दीर्घ आयु होती है, जीवन प्रत्याशा होती है, जन्म के समय एक व्यक्ति के जीवित रहने की औसत संख्या जो होती है, औसत संख्या है, यानी कि दीर्घ आयु या जीवन प्रत्याशा जन्म के समय एक व्यक्ति के जीवित रहने की औसत संख्या ही दीर्घायु है। यह स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पोषण, स्वच्छता और जीवन स्तर जैसे कारकों का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जैसे अब इसमें देखते हैं, अगर कहीं पर जीवन प्रत्याशा एक तरीके से उच्च देखने को मिल रही है तो यानी इसका मतलब है कि वहां पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं अच्छी हैं, तो बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और जीवन की गुणवत्ता को इंगित करता है। और कहीं पर निम्न जीवन प्रत्याशा है, इसका मतलब है कि वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है और गरीबी, बीमारी आदि ये सारी चीजें वहां पर उच्च रूप से प्रसार को दर्शाता है। आगे हम देखते हैं इसमें हम देखें एक तरीके से संक्षेप में, तो वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा में काफी सुधार हुआ है। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो जीवन प्रत्याशा में काफी सुधार हुआ है, लेकिन विकसित और विकासशील जो देश हैं, जो विकसित और विकासशील देशों में के बीच अभी भी उसमें अंतर मौजूद है। भारत में जीवन प्रत्याशा में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन शैली में सुधार को दर्शाता है। आगे देखते हैं ये जनसांख्यिकी, अब हम पूरा कंक्लूजन देखते हैं, जो भी हम जनसांख्यिकी के विषय में पढ़ा उसके विषय में देखते हैं। तो ये जनसांख्यिकी विशेषताएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और किसी क्षेत्र की जनसंख्या की गतिशीलता और विकास की संभावनाओं को समझने के लिए एक साथ विश्लेषण की जाती है, और इन विशेषताओं में परिवर्तन समय के साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय नीतियों को प्रभावित करती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा जनसांख्यिकी विशेषताएं जो हैं, हमने कौन कौन से देखा। तो सबसे पहले हमने देखा था यानी कि सेक्स अनुपात यानी लिंग अनुपात के विषय में देखा। फिर दूसरा हमने देखा दूसरा आयु संरचना यानी कि एज स्ट्रक्चर के विषय में हमने देखा। फिर हमने तीसरा देखा साक्षरता दर, लिटरेसी रेट के विषय में देखा। और फिर कार्यबल यानी कि वर्क फोर्स के विषय में देखा। और पांचवा निर्भरता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो देखा। एंड छठवा जो है दीर्घायु, लॉन्गिविटी के विषय में हमने देखा। तो इस तरीके से जनसांख्यिकीय जो विशेषताएं उसके विषय में देखा। आगे हम देखते हैं अब अगला जो टॉपिक है प्रवास के विषय में देखते हैं, माइग्रेशन जो है उसके विषय में देखते हैं। तो अंतर क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय और उससे संबंधित जो समस्याएं होती हैं प्रवास संबंधी, ये सारे टॉपिक्स को हम देखने
सीखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्रवास से। देखिए, जनसंख्या भूगोल में प्रवास एक महत्वपूर्ण पहलू है जो जनसंख्या के वितरण और संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। आगे हम देखते हैं प्रवास माइग्रेशन क्या है। तो लोग जो होते हैं, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अर्ध अस्थायी रूप से बसने के उद्देश्य से आवागमन प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि लोग जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से जब जाकर वहां पर बसती हैं तो वो क्या होता है, वो यानी कि बसने के उद्देश्य से वहां पर आवागमन करते हैं, तो वही एक तरीके से प्रवास कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रवासों का वर्गीकरण किया गया है, प्रवासों में वर्गीकरण किया गया है। पहला अंतर क्षेत्रीय, दूसरा अंतः क्षेत्रीय और तीसरा अंतरराष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब इसमें हम एक एक के विषय में देखते हैं। अंतर क्षेत्रीय प्रवास, इंटर रीजनल माइग्रेशन, जो उस रीजन में ही एक तरीके से उस क्षेत्र में ही वो कहीं ना कहीं प्रवास कर रहे हो, तो यह एक ऐसी यानी कि यह एक देश के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का आवागमन है। इसके कई कारण हो सकते हैं, उसके विषय में हम देखते हैं। जैसे कि ग्रामीण से शहर प्रवास होना, बेहतर एक तरीके से रोजगार के अवसर के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आधुनिक जीवन शैली की तलाश में गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन होता है। यह भारत जैसे विकासशील देशों में एक आम प्रवृत्ति है जो हमेशा लगभग आमतौर पर देखने को मिलती ही रहती है। ठीक है, तो ग्रामीण से शहरों, शहरीय प्रवास ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है अंतर क्षेत्रीय प्रवास में। आगे हम देखते हैं शहर से ग्रामीण। तो बहुत सारे लोग शहर से भी गांव में आते हैं, फिर रहने लगते हैं। तो कुछ मामलों में प्रदूषण, भीड़ भाड़ और उच्च जीवन यापन वाले लोग जो होते हैं, यापन लागत से बचने के लिए शहरों से शांत और अधिक प्राकृतिक ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास होता है। और हालांकि यह आमतौर पर ग्रामीण से शहरी प्रवासों की तुलना में कम होता है। आगे हम देखते हैं विकास परियोजनाओं के कारण प्रवास होता है। विकास परियोजनाएं जो होती हैं उनके कारण भी प्रवास होता है। बाधाओं के निर्माण, बांधों के जो यहाँ पर जो बांध होते हैं, बांधों के निर्माण, खनन गतिविधियां जो होती हैं, या फिर नए औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं, उनके विकास के कारण लोगों का विस्थापन और पुनर्वास होता है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। इनके बांधों का निर्माण, खनन गतिविधियों या फिर नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के कारण ये चीजें हमेशा देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रवास होता है। बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों का एक तरीके से अपने मूल स्थानों से पलायन होना, ये बहुत ही रेयर केस है, हमेशा देखने को मिलते रहते हैं ये सारी चीजें। तो ये मुख्य कारणों में से एक है अंतर क्षेत्रीय प्रवास के लिए। आगे हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं अंतर क्षेत्रीय प्रवास से संबंधित समस्याएं भी कई सारी देखने को मिलती हैं। जैसे कि शहरी क्षेत्रों पर दबाव इससे पड़ता है। शहरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, आवास की कमी, झुग्गी बस्तियों और विकास बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ता है। पानी, बिजली, परिवहन और स्वच्छता जैसे बेरोजगारी और अपराध वृद्धि जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं एक तरीके से, क्योंकि वहां पर दबाव पड़ रहा है। लोगों के पास एक तरीके से जब जनसंख्या घनत्व बढ़ेगी तो आवास की कमी होगी, वहां पर लोग झुग्गी झोपड़ियों बस्तियां बनाकर रहने लगेगी। बुनियादी ढांचों पर दबाव पड़ेगा, पानी, बिजली, ये जो चीजें हैं उनमें कमी होने लगेगी, उन पर दबाव पड़ेगा, बेरोजगारी होने लगेगी, अपराध में वृद्धि होगी। तो ये सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आगे हम देखते हैं और कई सारी समस्याएं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। युवा और कुशल श्रम जो होते हैं एक तरीके से पलायन हो जाते हैं। पलायन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है, कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है और सामाजिक ताना बाना टूट सकता है एक तरीके से। आगे हम देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक समायोजन। ठीक है, इसमें देखते हैं नए वातावरण में आने वाले लोगों को भाषा, रीति रिवाजों और सामाजिक मानदंडों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हो सकती है। क्योंकि देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक समायोजन जो होता है, नए वातावरण में जब भी जाते हैं तो उसमें आने वाले लोगों को भाषा, रीति रिवाजों और सामाजिक मानदंडों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाइयां हो सकती हैं, काफी बार देखने को मिला। तो ये सारी समस्याएं हैं जो देखने को मिलती हैं। संसाधनों का असमान वितरण होता है। तो प्रवास के कारण कुछ क्षेत्रों में संसाधनों की कमी होती है और कुछ में अधिकता हो सकती है। तो ये सारी चीजें समस्याएं हैं। आगे हम देखते हैं, अब हम दूसरा जो प्रवास है, प्रवास का दूसरा वर्गीकरण हमने किया था अंतः क्षेत्रीय प्रवास यानी कि इंट्रा रीजनल माइग्रेशन, इसके विषय में देखते हैं। यानी कि यह एक ही क्षेत्र के भीतर लोगों का आवागमन होता है। इसमें शामिल हो सकते हैं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर ही प्रवास करना, कृषि भूमि की तलाश, बेहतर कृषि तकनीकी की जानकारी या सामाजिक कारणों से एक गांव से दूसरे गांव में जाना। तो ये एक तरीके से अंतः क्षेत्रीय प्रवास के अंतर्गत है, यानी अपने ही क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ये चीजें शहरीय क्षेत्रों के भीतर भी प्रवास होता है। तो बेहतर आवास, शिक्षा या रोजगार के अवसरों की तलाश में एक पड़ोस से दूसरे पड़ोस में जाना। आगे हम देखते हैं छोटे कस्बों से बड़े कस्बों या शहरों की ओर प्रवास करना। तो बेहतर अवसरों की तलाश में छोटे कस्बों से हम बड़े कस्बों की ओर, बड़े शहरी केंद्रों की ओर पलायन करते हैं। अंतः क्षेत्रीय प्रवास से संबंधित समस्याएं, शहरी फैलाव होता है इससे, यानी कि एक तरीके से शहर का फैलाव होता है। तो शहरों के बाहरी इलाकों में अनियोजित विकास से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और बुनियादी ढांचों पर दबाव पड़ सकता है। तो एक तरीके से, क्योंकि जब फैलाव होगा तो कोई भी किसी भी तरीके से बना लेगा घर, क्योंकि बुनियादी स्ट्रक्चर के तरीके से वो थोड़ी बनेगा। आगे देखते हैं सामाजिक अलगाव। तो नए पड़ोस में सामाजिक संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो सकती है, यानी कि जब हम कहीं पर जाएंगे तो वहां पर पड़ोसी जो होंगे उनसे संबंध स्थापित करने में कठिनाइयां हो सकती हैं, बातचीत करने में। परिवहन और यातायात की समस्याएं,
शहरों के भीतर लंबी दूरी की यात्रा करने से यातायात जाम और प्रदूषण बढ़ सकता है। तो ये भी एक समस्या है, लंबी लंबी दूरी तय करने से प्रदूषण बढ़ सकते हैं। तीसरा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है यह एक तरीके से एक देश से दूसरे देश में लोगों का आवागमन है। यानी कि लोग क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं आते रहते हैं। तो इसके मुख्य कारण कौन कौन से हैं उसके विषय में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो कारण है आर्थिक कारण है। बेहतर रोजगार जो होता है, बेहतर रोजगार, उच्च वेतन और बेहतर जीवन शैली की तलाश के लिए एक तरीके से लोग यहाँ से जाते हैं और वहाँ पर बेहतर रोजगार पाते हैं, उच्च वेतन पाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आर्थिक अवसर प्राप्त होता है, जिस कारण से लोग प्रवास करते हैं। विकसित देशों में कुशल और अकुशल श्रमिकों का अप्रवास एक आम बात है। आगे देखते हैं राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष, गृह युद्ध या फिर राजनीतिक उत्पीड़न, हिंसा के कारण लोग जो होते हैं एक देश से दूसरे देश में प्रवासी होते हैं, यानी कि लोगों का शरणार्थी या प्रवासी के रूप में पलायन होना। आगे देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी कई सारे होते हैं। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और समान विचारधारा वाले लोगों के समुदाय की तलाश करना। तो ये सारी चीजें आगे देखते हैं। पर्यावरणीय कारण भी होते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण, सूखा या बाढ़ के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग जो होते हैं अपने देशों को से पलायन होकर दूसरे देशों में शरणार्थी के रूप में जाते हैं। आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास से संबंधित कई सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे कि शरणार्थी संकट। तो बड़ी संख्या में जब एक देश से दूसरे देश में जाने लगेंगे तो शरणार्थियों के आगमन से मेजबान देशों पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। अवैध प्रवास, यानी कि अवैध प्रवास बिना वैध दस्तावेज के ही एक तरीके से एक दस्तावेज के दूसरे देश में प्रवेश करके वहां की कानूनी और सामाजिक समस्याएं पैदा करते हैं। वहां पर सामाजिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं एक तरीके से। तो अवैध प्रवास भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या होती है। सामाजिक संघर्ष और नस्लवाद, सामाजिक जो संघर्ष है और नस्लवाद है उसके विषय में अप्रवासी समुदायों को मेजबान देश की संस्कृति और समाज में एकीकृत होने में कठिनाई हो सकती है, और जिससे कि एक तरीके से नस्लवाद और भेदभाव की घटनाएं हो सकती हैं। क्योंकि सांस्कृतिक और संघर्ष और नस्लवाद जो होता है अप्रवासी समुदायों को मेजबानी देश की संस्कृति और समाज में एकीकृत होने में कठिनाई कर सकता है कि नहीं, और जिससे कि नस्लवाद या भेदभाव की घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। और आगे देखते हैं ब्रेन ड्रेन क्या है। ब्रेन ड्रेन क्या है? विकासशील देशों में उच्च शिक्षित और कुशल लोगों का विकसित देशों में पलायन विकासशील देशों के लिए मानव पूंजी की हानि का कारण बन सकता है। क्योंकि विकासशील जो देश अभी विकसित भी नहीं हुआ, विकसित देश भी नहीं बना, वहां के लोग जो कुशल व्यक्ति हैं अगर सभी लोग पलायन कर गए तो वहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी, उस देश का कैसे विकास हो सकेगा। तो ये सारी चीजें। रेमिटेंस जो होता है, रेमिटेंस पर निर्भरता। तो प्रवासी जो श्रमिकों द्वारा अपने देशों में भेजी गई जो धनराशि होती है कुछ विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था को बाहरी कारकों पर निर्भर बना सकती है कि बाहरी वे जा रहे हैं, लोग कमा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। सुरक्षा चिंताएं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी जन्म दे सकता है, खासकर अवैध प्रवास और आतंकवाद के संदर्भ में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी जन्म दे सकता है, खासकर अवैध प्रवास या आतंकवाद के संदर्भ में। तो सुरक्षा चिंताएं भी एक तरीके से समस्या हो सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से संबंधित कई सारे समस्याएं कौन कौन सी देखा। जो शरणार्थी संकट है, अवैध प्रवास हो गया, सांस्कृतिक संघर्ष और नस्लवाद के हो गया, ब्रेन ड्रेन हो गया, रेमिटेंस हो गया जो, और सुरक्षा चिंताएं। इस तरीके से हमने देखा इसके विषय में। आगे हम देखते हैं जनसंख्या समस्याएं और नीतियां क्या क्या बनेंगे। जनसंख्या की समस्याएं क्या क्या और नीतियां कौन कौन सी। जनसंख्या समस्याएं वे मुद्दे हैं जो जनसंख्या के आकार और संरचना, वितरण और वृद्धि से उत्पन्न होती हैं और सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं समस्याएं जो होती है एक तरीके से नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। अगर यहाँ पर उस जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण और वृद्धि से उत्पन्न होते हैं और सामाजिक, आर्थिक आकार एक तरीके से उसमें पर्यावरणीय स्थिरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। कुछ प्रमुख जनसंख्याएं समस्याएं हैं, जैसे कि अति जनसंख्या हो गया, ओवर पॉपुलेशन अगर हो गया तो वहां पर कई सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। संसाधन जो होते हैं ना, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ेगा, गरीबी होगी, बेरोजगारी होगा, पर्यावरणीय क्षरण होगा, बुनियादी सुविधाओं की कमी और एक तरीके से कमी का कारण बन सकती है। तो ये सारे मुख्य इसके कारणों में से एक है। अगर ज्यादा जनसंख्या हो गई, ओवर पॉपुलेशन हो गई, अति जनसंख्या हो गई, तो यहाँ पर गरीबी देखने को मिल जाएगी, बेरोजगारी, पर्यावरणीय क्षरण, बुनियादी सुविधाओं की कमी का कारण बन सकती है। अगर जनसंख्या कम हो गई, अंडर पॉपुलेशन हो गई, तो फिर तब भी कई सारी समस्या होती है। कार्यबल की कमी हो जाएगी, लोग काम कैसे करेंगे, देश का विकास कैसे होगा, आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास में बाधा हो जाएगी, बाधा और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर दबाव डाल सकती है। तो ये सारी चीजें। आगे देखते हैं असमान लिंग अनुपात, ये भी बहुत दिक्कत करता है। अगर समाज में सामाजिक असमानता महिलाओं के खिलाफ अपराध और प्रजनन दर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आगे देखते हैं वृद्धि होती जनसंख्या, अगर वृद्ध होती यानी जनसंख्या ही वृद्ध होती चली जा रही है, तब कई सारे इसके समस्याएं उत्पन्न होती है जनसंख्या की। तो सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर दबाव, स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि और कार्यबल में कमी का कारण बन सकती है।
आगे हम देखते हैं उच्च शिशु और मातृ मृत्यु दर, यानी कि उच्च शिशु जो है और मातृ मृत्यु दर, इसके विषय में देखते हैं। स्वच्छ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और गरीबी और शिक्षा के अभाव को दर्शाती है। उच्च शिशु लेकिन मातृ मृत्यु दर यानी कि हो जाए मृत्यु दर ही हो जाएगी बचपन में ही, तो ये कहीं ना कहीं गरीबी, शिक्षा के अभाव और कहीं ना कहीं सेवाओं की कमी, स्वास्थ्य की सेवाओं की कमी को ये दर्शाती हैं। ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं जनसंख्या, एक तरीके से जनसंख्या में, यानी कि जनसंख्याएं समस्या है। आगे हम देखते हैं इन जनसंख्या समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न देशों ने नीतियां बनाई हैं। जैसे इन नीतियों का उद्देश्य एक तरीके से क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, जनसंख्या संरचना में सुधार करना, जीवन स्तर को बढ़ाना और संसाधनों का सतत प्रबंधन करना, जो संसाधन है उनका सतत प्रबंधन करना। कुछ सामान्य जनसंख्या नीतियां हैं जैसे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम ये क्या है, इसके विषय में देखते हैं। तो जन्म दर जो है, जन्म दर को कम करने के लिए गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा देना और परिवार के आकार को सीमित करने के लिए जागरूकता बढ़ाना। यानी कि एक तरीके से जो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो चलाया गया उसमें क्या होता है, जन्म दर को कम करने के लिए गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा देने और परिवार के आकार को सीमित करने के लिए ये इसको जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। आगे देखते हैं शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि से प्रजनन दर कम हो सकती है और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। आगे हम देखते हैं तीसरा जो है स्वास्थ्य नीतियां। तो इसके विषय में देखते हैं अन्य जो नीतियों में स्वास्थ्य नीतियां हैं। तो शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। आगे देखते हैं प्रवास नीतियां। तो प्रवास को विनियमित करना और अप्रवासी समुदायों के एकीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, ये चीजें हो। वृद्ध जनसंख्या के लिए नीतियां। तो वृद्ध जनसंख्या के लिए नीतियां भी है, जैसे कि पेंशन प्रणाली हो गया, स्वास्थ्य देखभाल हो गया और सामाजिक सहायता प्रदान करना, ये सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं जनसंख्या वितरण नीतियां। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ग्रामीण जो जनसंख्या वितरण नीतियों में हमने देखा कि ग्रामीण विकास जो होते हैं ना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, छोटे शहर जो भी हैं, छोटे शहरों को विकास करना और शहरी क्षेत्रों पर दबाव कम करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी टॉपिक्स को, यानी कि जो ये सारी चीजें हमने बताई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नीतियां हैं, इनको कहीं कहीं लागू करना जरूरी है और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में योगदान दिया है। तो परिवहन नियोजन कार्यक्रम जो है ये हो गया। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य नीतियां जो है इसके विषय में, और प्रवास नीतियां, वृद्धि जनसंख्या के लिए नीतियां जो बनाई गई और जनसंख्या वितरण नीतियां। आगे हम देखते हैं भारत की नवीनतम जनसंख्या नीति जो है, भारत ने भी समय समय पर विभिन्न जनसंख्या नीतियां लागू की है, जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 शामिल है, जिनका उद्देश्य एक तरीके से जनसंख्या को स्थिर करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना मुख्य उद्देश्य में से एक है। ठीक है, कौन कौन, जैसे कि परिवार नियोजन योजना, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ये शामिल है। भारत की नवीनतम जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, इसमें यानी कि नेशनल, यानी कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जो है, ये एक तरीके से इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जनसंख्या को स्थिर करना और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, इसका मुख्य उद्देश्य में से। आगे देखते हैं इस नीति के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं। कौन कौन से मुख्य पहलू हैं उसके विषय में देखते हैं। जैसे कि तात्कालिक लक्ष्य, इमीडिएट गोल जो होते हैं उसके विषय में देखते हैं। तो कई सारे तात्कालिक जो है इसमें उद्देश्य हैं। मुख्य पहलुओं में से हम देखते हैं तो जो यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है उसके मुख्य पहलू कौन कौन से हैं। तो तात्कालिक नीति, इसमें गर्भ निरोधक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके अप्रत्याशित गर्भधारण और अवांछित जन्मों को कम करना, स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचों को मजबूत करना और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं मध्यकालीन लक्ष्य, मीडियम टर्म गोल जो होते हैं। 2010 तक कुल जनसंख्या दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी जो होता है रेट, TFR को प्रतिस्थापन स्तर जो है वो 2.4 इनके बच्चे प्रति महिला तक लाना है एक तरीके से। इसमें आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखा मध्यकालीन लक्ष्य जो था, जो यानी कि प्रजनन दर है यानी कि टोटल फर्टिलिटी जो रेट है वो 2.1% तक आनी चाहिए, इसका उद्देश्य था। दीर्घकालिक लक्ष्य जो है, लॉन्ग टर्म गोल जो होते हैं, एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना जो आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप हो एक तरीके से। तो ये चीजें हैं। आगे देखते हैं इस नीति में विभिन्न रणनीतियों पर जोर दिया गया, कई सारे जो इसमें नीतियों पर जोर दिया गया है, जिसमें शामिल है जैसे कि बच्चों के अस्तित्व और स्वास्थ्य में सुधार करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार देना और गर्भ निरोधक सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, बाल विवाह को हतोत्साहित करना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, और जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, ये सारी नीतियां। यह नीति जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन जैसे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारकों को संबोधित किया जाता है। यह स्वैच्छिक उपायों और सूचित विकल्पों पर जोर देती है और जबरदस्ती के तरीकों का विरोध करती है। हालांकि यह नीति जो है 2000 में आई थी और यह अभी भी भारत की जनसंख्या संबंधी प्रयासों का मार्गदर्शन करती है, जिसमें समय समय पर बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य के अनुसार कुछ अनुकूलन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भारत में कई सारी नीतियां बनाई गई, नवीनतम नीतियां, उनके विषय में हमने देखा। राष्ट्रीय जो हमने इसमें नीतियों के विषय में देखा, जो एक तरीके से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जो है इसके विषय में हमने देखा, और जिसमें एक तरीके से
कई सारी नीतियां बनाई गई हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम हो गया, ये सारी चीजें। आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं जो अगला टॉपिक है स्वास्थ्य संकेतक संकेतक जो है यानी कि हेल्थ इंडिकेटर्स जो होते हैं, इसके विषय में देखते हैं। स्वास्थ्य संकेतक के विषय में हम पढ़ते हैं। स्वास्थ्य संकेतक वे माप हैं जिनका उपयोग जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक हैं जैसे कि शिशु मृत्यु दर, यानी कि इसके विषय में देखते हैं। शिशु मृत्यु दर, इसमें क्या होता है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष में कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या कितनी है, वो क्या होता है, शिशु मृत्यु दर होता है। यह स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यदि अगर मृत्यु दर कम हुई तो एक तरीके से अच्छी बेहतर स्वास्थ्य संकेतक है, और अगर मृत्यु दर ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर, तो कहीं ना कहीं यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर है कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, यानी कि प्रति इसमें ध्यान दिया जाए, जब भी इसमें प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर गर्भावस्था पर या प्रवसन संबंधी जटिलताओं के कारण मरने वाली महिलाओं की संख्या जो होती है, यह महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पहुंच का एक महत्वपूर्ण संकेतक है एक तरीके से। तो जब भी यानी कि 1 लाख जीवित जन्मों पर यानी कि जो बच्चे जन्म होते हैं, उनकी जो माएँ हैं, उन जन्म के समय उन माओं को कि यदि मृत्यु हो जाती है तो वो कितनी होती है, वही रेट जो होता है यानी कि मातृ मृत्यु रेट दर होता है। तो ये अगर ज़्यादा ये रेट है, दर ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को कमजोर है, यानी कि स्वास्थ्य सेवा कहीं ना कहीं कमजोर है, जो कि ये रेट मतलब कि ज़्यादा हो रहा है, मातृ दर ज़्यादा आ रहा है। और जबकि अगर मातृ दर कम है तो यानी कि इसमें अच्छा है, एक तरीके से सामान्य है, देखभाल यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, सुविधाएं हैं। आगे देखते हैं जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जन्म के समय एक व्यक्ति के जीवित रहने की औसत जो संख्या होती है, वो क्या होता है, जीवन प्रत्याशा होती है। जन्म के समय एक व्यक्ति के जीवित रहने की औसत संख्या जो होती है, वो जीवन प्रत्याशा होती है। यह समग्र स्वास्थ्य स्तर और जीवन की गुणवत्ता को दर्शाता है। प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट, इसके विषय में देखते हैं। तो प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या या जनसंख्या वृद्धि की दर को प्रभावित करता है। रोग प्रसार, इसके विषय में देखते हैं। इसके विषय में देखते हैं कि किसी विशेष समय में जनसंख्या में किसी विशेष बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या जो है, यह स्वास्थ्य समस्याओं के बोझ को दर्शाती है। अगर यानी कि यहाँ पर रोग फैल रहे हैं तो किसी भी विशेष समय में जनसंख्या में किसी विशेष बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या जो होती है, वो एक तरीके से यह स्वास्थ्य समस्याओं के बोझ को दर्शाती है। टीकाकरण दर, इसके विषय में देखते हैं। तो जनसंख्या के उस हिस्से का प्रतिशत जिसे विभिन्न बीमारियों के खिलाफ टीका लगाया गया है, यह संक्रमण रोगों की रोकथाम के प्रयासों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। आगे हम देखते हैं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, ठीक, इसके विषय में देखते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, जनसंख्या के एक निश्चित हिस्से के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टर्स और दवाओं की उपलब्धता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य संकेतक के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बहुत जरूरी है, यानी कि जनसंख्या के एक निश्चित हिस्से के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टर्स, दवाओं की उपलब्धता होना जरूरी है। आगे हम देखते हैं भारत ने स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए कई कार्यक्रम, नीतियां लागू की हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसका उद्देश्य यही है कि सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। हालांकि अभी भी कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। संक्षेप में अगर देखें तो प्रवास जनसंख्या की गतिशीलता का एक जटिल पहलू है, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम हो सकते हैं। जनसंख्या समस्या से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी जनसंख्या नीति और स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया। स्वास्थ्य संकेतकों में भी हमने देख लिया मृत्यु दर कैसी है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, उसके बाद जीवन प्रत्याशा कैसी है, और प्रजनन दर क्या है, रोग प्रसार क्या है, इसमें टीकाकरण दर कितना है, और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कैसी है। तो ये सारे कहीं ना कहीं जो कारक हैं, वो स्वास्थ्य संकेतक के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। तो इस तरीके से हमने इस यूनिट नंबर हमने तरीके से 6 में जनसंख्या जो टॉपिक था, इसमें हमने कंप्लीट इससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स थे उनको हमने कवर करने की कोशिश की। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इस यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हमने कवर कर दिया। जिसके बाद अगर आप जब अपने एग्जाम में जाएंगे तो आपको इस यूनिट से ऐसे एक भी प्रश्न नहीं होंगे जो आपको यहाँ से पढ़ा हुआ ना मिले। आप अपने एग्जाम में उन प्रश्नों का इजीली आंसर दे पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखी हुई है। ठीक है, और हाँ, अगर आप इस पेपर्स की अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट दी गई है, और वहाँ पर जैसे ही प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे उस प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर जो है फर्स्ट पेपर से संबंधित, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से संबंधित जितनी भी वीडियोस बनाई है, यूनिट बाय यूनिट देखने को मिलेंगे। और स्क्रॉल करते हुए जब नीचे जाएंगे तो वहाँ पर सेकंड पेपर से संबंधित जितनी वीडियोस हमने अब तक बनाई है, वहाँ पर वो सारी वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हम जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।